हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के अंदर आई नेशनलिज्म की लहर के बारे में, जो किसी समय शुरू तो यूरोप से हुई थी पर धीरे धीरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक भी फैल गई। आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए, पर ग्रेजुअली इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म जैसी आइडियोलॉजी बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स ने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना लिया, जिनमें से हमारी इंडिया भी एक थी। हमारा फर्स्ट चैप्टर जहां खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत होती है हमारे सेकंड चैप्टर की, मतलब 1914 में हुए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। इंडिया बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही थी और इसलिए ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करती थी। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इनडायरेक्टली इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो गई। इसलिए वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद भी इंडिया पर बहुत गहरा असर हुआ। ये सब देखकर इंडियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए इम्पैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला इम्पैक्ट था हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से डिफेंस में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा, देश में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और चौथा, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर गांव के नौजवान लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती कर दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी भारत में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में बहुत सारी समस्याएं सामने आई, जैसे कि 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बीच भारत के कई सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई थी। ऊपर से 1921 में 12 to 13 मिलियन लोग भूख और बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा बैठे। जब हालात बुरे होते गए तो एक नए लीडर सामने आए और संघर्ष का नया तरीका सुझाया। इन नए लीडर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कई सालों तक साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल सत्याग्रह करवाने वाले गांधी जी को इंडिया बुलाया गया। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और देश के हालातों को नजदीक से देखा। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बाकी लोगों की मदद से सत्याग्रह करने का फैसला लिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का जन्म संस्कृत के 2 शब्दों से हुआ है। सत्य मीन्स सच या ट्रुथ एंड आग्रह मीन्स मजबूती से अपने विचार पर कायम रहना। गांधी जी का पूरा विश्वास हमेशा अहिंसा पर था, इसलिए सत्याग्रह का अर्थ था बिना किसी हिंसा के सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना। सत्याग्रह एक नया तरीका था जिसमें गांधी जी ने जोर दिया कि हमें सच की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और गलत के खिलाफ लड़ाई फिजिकल फोर्स का यूज किए बिना भी जीती जा सकती है। 1916 में बिहार के कई नेताओं ने कांग्रेस की पहली बैठक लखनऊ में महात्मा गांधी जी से एक मांग की। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो चंपारण में किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करें। इसलिए सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से ही शुरू किया गया। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। बिहार में किसानों को इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, इसीलिए इसके खिलाफ 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया गया। उसी साल गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एक सत्याग्रह किया गया। गुजरात में ये आंदोलन ब्रिटिशर्स के द्वारा मांग की जा रही हाई रेवेन्यू के खिलाफ था, क्योंकि किसानों के लिए इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे पाना बहुत मुश्किल था। तीसरा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के ही दूसरे जिले अहमदाबाद में हुआ, ताकि कॉटन मिल वर्कर्स के वेजेस बढ़ाने और वर्किंग कंडीशन को बेटर करने में हेल्प की जा सके। तीनों मूवमेंट्स काफी सक्सेसफुल रही और इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो सत्याग्रह को नेशनल लेवल पर ले जाएंगे और सभी ग्रुप्स या कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ एकजुट करेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया ब्लैक एक्ट था, जिसे ऑफिशियली द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है।
इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ऑफिसर्स को इतना अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को सप्रेस कर सके और बिना किसी ट्रायल के लीडर्स को 2 साल तक जेल में रख सकते थे। इस एक्ट के आने से लोग काफी गुस्से में थे और इसीलिए 6 अप्रैल को हड़ताल की गई, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की और शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ब्रिटिशर्स ने भी प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में लोकल लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को दिल्ली में एंटर ही नहीं करने दिया। और फिर बाद में 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने शांति से इकट्ठे हुए लोगों की भीड़ पर गोली चला दी, जिससे वाइड स्प्रेड अटैक शुरू हो गए। इस सिचुएशन को देखते हुए जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर आया 13 अप्रैल वाला दिन, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग में कई लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। क्योंकि ये जगह शहर से काफी दूर थी, तो बहुत सारे लोगों को मार्शल लॉ के लागू होने के बारे में पता ही नहीं था। फिर क्या था, जनरल डायर भड़क उठे और जलियांवाला बाग के सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए और बिना वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में बहुत सारे लोगों की जानें गई और एक दर्द भरा माहौल बन गया। इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तरफ लोग प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करते, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और लोगों में डर पैदा करने के लिए उनकी पिटाई करती, उन्हें ह्यूमिलिएट करती और गांव के इलाकों में बॉम्बिंग करती। दोनों तरफ से वायलेंस को ही बढ़ावा मिल रहा था और इसीलिए गांधी जी ने मूवमेंट को रोकने का फैसला लिया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने देखा कि उनकी मूवमेंट में 2 मेन लिमिटेशन यानी कमियां थी। पहला, ये मूवमेंट ज्यादातर टाउन्स और सिटीज तक ही सीमित रह गई। इसका इम्पैक्ट रूरल एरियाज में काफी कम था। और दूसरा, उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें एक ब्रॉडर मूवमेंट की जरूरत है जो पूरे इंडिया को कवर करे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि खिलाफत इशू को उठाकर दोनों कम्युनिटीज को एक यूनिफाइड मूवमेंट में शामिल किया जाएगा। खिलाफत इशू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर हार गई थी और इसीलिए जर्मनी की तरह ही ऑटोमन टर्की के खलीफा पर भी हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी, ये बात फैलने लगी। इसे रोकने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसकी लीडरशिप मोहम्मद अली और शौकत अली के हाथ में थी। जब खिलाफत इशू के बारे में गांधी जी ने सुना तो उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ लाने का। इसलिए वो पहले अली ब्रदर्स से जाकर मिलते हैं और फिर बाद में कोलकाता सेशन में सितंबर 1920 को कांग्रेस लीडर्स को भी कन्विंस कर लेते हैं खिलाफत और स्वराज के सपोर्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के लिए। व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश इंडिया में इसलिए रूल कर पा रहे थे क्योंकि खुद इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, और अगर सभी इंडियंस मिलकर कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल साल भर में ही खत्म हो जाएगा और इंडिया आजाद हो जाएगा। इसी आइडिया को गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग स्टेज में अनफोल्ड करने की बात की, जिसमें एनसीएम का फर्स्ट स्टेज था सभी टाइटल्स को सरेंडर कर देना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स को वापस कर देना। एनसीएम की सेकेंड स्टेज थी सभी सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सभी का बहिष्कार कर देना, मतलब इन सभी गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ देना। गांधी जी के अकॉर्डिंग तीसरी स्टेज में सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट किया जाना था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर वो लोगों की डिमांड नहीं मानती है तो। शुरुआत में गांधी के लाए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आइडिया को कांग्रेस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, मेनली 2 रीजंस की वजह से। पहला, काउंसिल इलेक्शंस आने वाले थे और कांग्रेस चाह रही थी कि अगर वो जीतकर पावर में आ जाएगी तो इंडियंस के लिए फेवरेबल पॉलिसी चेंजेस लेकर आ पाएंगी, और दूसरा कारण था एनसीएम का वायलेंट हो जाने का डर। पर फाइनली कांग्रेस सेशन में, जो नागपुर में दिसंबर 1920 को हुआ, एनसीएम को अडॉप्ट कर लिया गया।